ओके, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि सब कुछ इतना महंगा क्यों लगता है आजकल। व्हाई डज एवरीथिंग फील सो एक्सपेंसिव दीज डेज। इसको जानने के लिए हम वेल्थ इनइक्वालिटी पे थोड़ी गहरी नज़र डालेंगे कि वेल्थ इनइक्वालिटी क्या है और उसके क्या मैनिफेस्टेशन है, वो कैसे रियलिटी में अपने आप को एक्सप्रेस करती है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी वेल्थ क्या है। उसका एक छोटा सा रिकैप ये है कि दुनिया में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जैसे कि हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉप्स, पावर प्लांट्स एटसेट्रा, ये सब रियल हैं और कोई ना कोई इनको ओन करता है। और इस वेल्थ को यूज़ करने के लिए जो पेमेंट हम देते हैं वो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, जो कि नॉन वेल्थ ओनर से वेल्थ ओनर तक जाती हैं। ओके, विद दैट आउट ऑफ द वे, वेल्थ इनइक्वालिटी होती क्या है और कैसे हमको इम्पैक्ट करती है, उसका क्या फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं। इसको जानने के लिए हम दो पैरेलल सोसाइटीज इमेजिन करते हैं, दोनों इमेजिनरी। एक सोसाइटी है जो कि इक्वल है, वेल्थ इक्वल है, और एक सोसाइटी है जो कि वेल्थ अनइक्वल है। तो यहाँ जो वेल्थ इक्वल इकोनॉमी है, वहाँ पे वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में। इसका मतलब ये है कि सब अपना घर ओन करते हैं, जिस घर में वो रहते हैं वो उसे ओन करते हैं। और उसके अलावा जो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उसमें भी एक बड़ा हिस्सा सब लोग ओन करते हैं। तो आज के ज़माने में ये ऐसा होगा कि सबके पास एक बड़ा स्टॉक पोर्टफोलियो है। अब सब लोग के पास सेम चीज़ें नहीं है, सबके पास अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ है। फिर हम आते हैं वेल्थ अनइक्वल सोसाइटी में। वेल्थ अनइक्वल सोसाइटी को इमेजिन करने के लिए आप ऐसा सोचो कि कुछ बहुत छोटे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है। ये 1000 लोग हो सकते हैं, या 1 लाख लोग हो सकते हैं, 1 करोड़ लोग हो सकते हैं। पॉपुलेशन का 1% हो सकता है जिसके पास सारी की सारी वेल्थ है, और बाकी सबके पास कोई वेल्थ नहीं है। बाकी सारे लोग जो हैं इन वेल्थ ओनर्स को पे करते हैं उस वेल्थ को यूज करने के लिए। तो ये दो पैरेलल इकोनॉमीज हैं जिनकी बात करके हम समझेंगे कि वेल्थ इनइक्वालिटी जो असली इकोनॉमी है, असली सोसाइटी है, उसमें क्या रोल प्ले करती है। तो अगर आप वेल्थ इक्वल सोसाइटी में देखो, तो सबसे पहली चीज ये होगी कि वेल्थ इक्वल सोसाइटी में लोगों के पास हाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। कि अगर सब लोग कुछ ना कुछ वेल्थ ओन करते हैं, सब लोग के पास कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी नहीं होगी। या तो जो ट्रांसफर पेमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या अगर ट्रांसफर पेमेंट्स एग्जिस्ट करते भी हैं तो भी ये आपस में सर्कुलेट होते रहेंगे। इससे फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी लोगों में, और लोग खुल के स्पेंड करेंगे, लोगों को सेव करने का प्रेशर नहीं रहेगा। अब वेल्थ अनइक्वल सोसाइटी में अगर हम देखें, एक स्मॉल एलीट है जो कि सारी वेल्थ को ओन करता है, और जो बाकी नॉर्मल लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, वो अपनी इनकम फूड, एनर्जी, हाउसिंग, इन बेसिक्स में ही इस्तेमाल करते हैं। और ये जो बेसिक चीज़ें नॉर्मल लोग खरीद रहे हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट्स जा रही हैं वेल्थ ओनर्स को, क्योंकि चीज़ें प्रोड्यूस वेल्थ ओनर्स ही कर रहे हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स बहुत हाई हैं, और जो अमीर लोग हैं उनके पास एक इनॉर्मस पैसिव इनकम है। तो वेल्थ इक्वल इकोनॉमी में एवरीवन कैन बी कंसिडर्ड मिडिल क्लास, सबकी मिडिल क्लास स्पेंडिंग प्रोफाइल है, लोग पैसे स्पेंड करते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और वेल्थ अनइक्वल इकोनॉमी में एक बहुत गैप है, स्मॉल एलीट है जो कि सब कुछ ओन करते हैं, और बाकी सब फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। वो सिर्फ एसेंशियल्स पे स्पेंड करते हैं, और ये स्पेंडिंग ट्रांसफर हो जाती है वेल्थ ओनर्स के पास। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी ऐसे मैनिफेस्ट होती है कि एक वेल्थ अनइक्वल इकोनॉमी में देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर सेविंग्स, कि सब लोग सेविंग पे ध्यान देंगे एक अनइक्वल इकोनॉमी में। और जो वेल्थ इक्वल इकोनॉमी है वहाँ पे लोग सेविंग्स पे इतना ध्यान नहीं देंगे, लोगों की स्पेंडिंग ईजी होगी, लोग आराम से स्पेंड करेंगे बिकॉज वो फाइनेंशियली सिक्योर हैं। तो ये आप ऐसे देख सकते हो कि जो भी मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपनी इनकम, जो उनको पैसे मिलते हैं, उसे स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। और जो रिच होते हैं, सुपर वेल्दी होते हैं, उनके पास जो इनकम आती है वो यूजुअली सेव हो जाती है। मेरे को और आपको इमेजिन करो कि 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम इन 10 लाख रुपयों में कुछ स्पेंड करेंगे, कुछ खरीदेंगे इससे। लेकिन अगर यही 10 लाख रुपए अंबानी को मिलते हैं या अडानी को मिलते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी पैसिव इनकम और उनकी वेल्थ इतनी ज़्यादा है कि ये ऑलमोस्ट स्पेंड ही नहीं होगी। तो हो ऐसा रहा है कि एक स्मॉल एलीट है जो कि सारी वेल्थ ओन करता है, सारी पैसिव इनकम है ट्रांसफर पेमेंट्स के रूप में, और इन्हीं के पास सारी स्पेंडिंग पावर है। और जो दूसरा सेक्शन है, जो मेजॉरिटी वर्किंग क्लास लोग हैं, दे रियली नीड टू वर्क, उनको
काम की तलाश है, क्योंकि जब वो काम करेंगे उनको इनकम आएगी, तभी वो उस इनकम से अपनी बेसिक्स जैसे कि फूड और हाउसिंग और एनर्जी एट्सेट्रा पे स्पेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि इन अनइक्वल इकोनॉमी वेजेस आर लो। जो भी आपकी सैलरी इनकम वगैरह रहती है अनइक्वल इकोनॉमीज में कम रहती है बनिस्बत इक्वल इकोनॉमीज में या रिलेटिवली इक्वल इकोनॉमीज में। क्योंकि ये जो निचला तबका है जिसको काम की बहुत ज़रूरत है वो डेस्परेट है वर्क के लिए, लेकिन जो सोसाइटी का एक इथॉस है वो है सेविंग का, कि हम कम से कम पैसे खर्च करना चाहते हैं। सोसाइटी वांट्स टू सेव, पीपल आर डेस्परेट फॉर वर्क, इसलिए वेजेस कम है। तो अनइक्वल इकोनॉमीज में वेजेस कम होती है, रिलेटिवली इक्वल इकोनॉमीज में वेजेस हाई होती हैं। बट क्या ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि सेविंग्स आर गुड? अगर आप सेव करते हो या अगर रिच लोग सेव करते हैं तो वो उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे जिससे ज़्यादा जॉब्स आएंगी और ये ट्रिकल डाउन होगा। ये ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स काम इसलिए नहीं करती क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट्स तब किए जाते हैं जब एंड कंज्यूमर डिमांड हाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक हेडसेट लिया था अपने ऑफिस के काम के लिए, जो कि अराउंड 50 कनेडियन डॉलर्स का आया था। ये 3,000 रुपए के बराबर होता है। यही हेडफोन मैंने जब अमेजोन इन पे देखा तो ये 3,300 रुपीज़ का मिल रहा था, जो कि एक सेम अमाउंट है। लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कनाडा में मिनिमम वेज है $17। इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम वेज वर्कर्स 3 घंटे काम करके इस हेडफोन को खरीद सकता है। लेकिन इंडिया में जनरली ऐसा देखा जाता है बड़े शहरों में भी कि जो हाउस हेल्प आती है, हाउस मेड आती है, जो कि बर्तन या झाड़ू पोछा करती है, उनको 3 से 4 हज़ार रुपये ही दिए जाते हैं पूरे महीने के काम के लिए, जो कि 2 घंटे हर दिन का काम होता है उनका। तो आप यहाँ देखो कि एक तरफ एक रिलेटिवली इक्वल इकोनॉमी में 3 घंटे के काम से ये सेम चीज खरीदी जा सकती है, ये कंज्यूमर ने खरीद ली ये हेडसेट $50 के। और दूसरी तरफ एक रिलेटिवली अनइक्वल इकोनॉमी में 2-2 घंटे करके पूरे महीने की जो कमाई है 2-2 घंटे पर दिन की, उससे आप ये हेडफोन खरीद पा रहे हो। तो एंड कंज्यूमर डिमांड कम हो जाती है जब सोसाइटी अनइक्वल होती है, और इसलिए जो सेव कर रहे हैं रिच वो रियली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अमीर अपने पैसे का कर क्या रहे हैं? तो जो वेल्थ ओनर्स हैं जिनके पास से पैसिव इनकम आ रही है और इन्वेस्ट करने के लिए कंडीशन सही नहीं है क्योंकि एंड कंज्यूमर डिमांड नहीं है, तो ये वेल्दी लोग, ये रिच लोग अपने पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। और एसेट्स जब खरीदते हैं तो एसेट्स की प्राइस बढ़ जाती है, जैसे कि घर, जैसे कि बिल्डिंग्स, जैसे कि कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो, जैसे पावर प्लांट्स हो गए या गैस स्टेशन हो गए, कोई भी चीज़, फार्म लैंड हो गया, कोई भी चीज़ जो कि कुछ प्रोड्यूस कर रही है। अभी कोई भी ऐसा एसेट जो कि ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है जो कि अभी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, या अभी जो मार्केट में इक्विलिब्रियम है कंजम्पशन का और प्रोडक्शन का, उसको खरीदते हैं लोग। तो अनइक्वल इकोनॉमीज में होता यह है कि वेजेस लो हैं और एसेट प्राइसेस बहुत हाई हैं। तो होता यह है जब वेजेस लो हैं और एसेट प्राइसेस हाई हैं, जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है वो क्रिस्टलाइज हो जाती है और सोशल मोबिलिटी नहीं रह जाती, कि इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लाइंब अप द सोशल लैडर। क्योंकि आपकी वेजेस जो आपको मिल रही हैं, इवन अगर वो एवरेज वेज से 2x हैं, 3x हैं, फिर भी एसेट प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हैं कि आप उनको बाय नहीं कर सकते। अगेन, वेजेस लो हैं और एसेट प्राइसेस हाई हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत कम लोगों के पास है, बाकी सब सिर्फ एसेंशियल्स के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इससे होता ही है कि इसका जो अगला स्टेप है वो ये होता है कि इंडस्ट्री का कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, कि अगर मैं हूँ जो सारी वेल्थ ओन करता हूँ और मेरे पास ही स्पेंडिंग पावर है, तो जो कंपनीज होंगी वो जो भी चीज़ें बनाएंगी वो मेरे जैसों के कंजम्पशन के लिए बनाएगी। तो इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेशन ये होता है कि या तो लग्जरीज बन रही हैं अमीरों के लिए फॉर द रिच, और जो पुअर हैं उनके लिए बेयर बोन्स एसेंशियल मिनिमम प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका फूड हो गया या जो भी कपड़े, बर्तन, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत लो प्राइस्ड हैं और बहुत बेसिक हैं, ये बाकी लोगों के लिए हो गई। तो आपने वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट कर दिया, उससे इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट हो गई और उससे प्रोडक्शन कॉन्सेंट्रेट हो गया। इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन का अगला स्टेप होता है जियोग्राफिक
कंसंट्रेशन। अगर आप ये सोच के देखो कि सारे जितने भी अमीर लोग हैं, दे आर काइंड ऑफ लाइक अ कम्युनिटी। उनको सेम चीज़ें पसंद है, वो सेम जगह पे रहना पसंद करते हैं, सिमिलर जगहों पे हॉलीडे पे जाना पसंद करते हैं। वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हो, वो एक जैसी चीज़ें पसंद करते हैं। तो क्योंकि अमीर लोग कुछ ही जगह रहते हैं, वो एक ही जैसी जगहों पे घूमना जाना चाहते हैं, एक ही जैसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे? हम वापस से अपनी इक्वल सोसाइटी के एग्जांपल को देखते हैं कि एक इक्वल सोसाइटी में सब लोग वर्कर हैं और सब लोग कंज्यूमर हैं। कि जो वर्कर है वही कंज्यूम कर रहा है और जो कंज्यूमर है वो वर्क भी कर रहा है। तो जो सिटी का कॉन्सेप्ट है, इट जस्ट वर्क्स। जहाँ पे भी वर्कर्स होंगे वहाँ कंज्यूमर्स होंगे, जहाँ कंज्यूमर्स है वहाँ वर्कर्स होंगे। तो सिटी अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड है। लेकिन अगर आप एक इकोनॉमिकली अनइक्वल सोसाइटी को देखो, तो वहाँ ऐसा होगा कि वर्कर्स कंज्यूमर्स नहीं है और कंज्यूमर्स वर्कर्स नहीं है। वर्कर्स सिर्फ वर्क कर रहे हैं और कंज्यूमर्स सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। और क्योंकि सारे कंज्यूमर्स एक जैसी जगहों पे रहना पसंद करते हैं, इसलिए जो बाकी लोग हैं दे आर फोर्स्ड टू माइग्रेट ओवर देयर। तो लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन करना चालू कर देते हैं क्योंकि काम वहीं पर है। रिमेंबर हमने कहा था कि जो एक बड़ा तबका है सोसाइटी का जो कि डेस्परेट है काम के लिए, उसको काम करना ही है क्योंकि आपको एसेंशियल चाहिए। और जो अमीर हैं जो कि पैसे दे सकते हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है, वो कुछ ही जगहों पे हैं। इसलिए लोग पलायन करते हैं या फिर सिटीज अट्रैक्ट करती हैं उन अमीर लोगों को अपनी तरफ, ताकि वो सिटी बनी रह पाए। और ये अमीर लोग ही इन सिटीज को ओन करते हैं। इन अमीरों के ही उन सिटीज में घर होंगे, उन सिटीज में फैक्ट्रीज होंगी, उन सिटीज में बिजनेसेस होंगे, शॉप्स होंगी, रियल एस्टेट होगा। और क्योंकि सबको वहीं रहना है, कंसंट्रेशन होती जा रही है शहरों में, तो जो निचला तबका है जो काम करता है, उनके लिए भी प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे क्योंकि सेम रिसोर्सेज के लिए ही सब लोग compete कर रहे हैं। और ये मैनिफेस्ट करता है मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई ऐसे शहरों में स्लम ड्वेलिंग्स के रूप में, क्योंकि सबको वहां आना है, सबको वहीं रहना है, बाकी जगह पैसा नहीं है। मेरे पास तो इसका पर्सनल एनेक्डोटल एग्जांपल भी है। मैं बिलासपुर शहर में बड़ा हुआ हूँ और उसके बाद सिंगरौली में गया। ये दोनों रिलेटिवली छोटे शहर हैं। तो मैक्सिमम जो मेरी क्लास थी वो आज बड़े शहरों में है। वो आज या तो बैंगलोर में है, वो या तो दिल्ली में है, या वो विदेश में है। हम इसको एक बड़े शहर और छोटे शहर का कॉन्ट्रास्ट समझते हैं, बट असल में ये अमीर शहर और गरीब शहर का कॉन्ट्रास्ट है। तो लोग जब किसी शहर से निकल रहे होते हैं, वो छोटा शहर कहा जाता है, पर वो गरीब शहर है, वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड शहर है, क्योंकि वो वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाया, वेल्दी लोग वहाँ पे है नहीं, और क्योंकि सोसाइटी इतनी अनइक्वल है कि जो भी लोग हैं सब काम के लिए डेस्परेट है। ऐसी ही ओवर क्राउडिंग अभी पूरी दुनिया में हो रही है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। यूएस में भी लोग रस्ट बेल्ट से निकल के कोस्ट की तरफ जा रहे हैं, और यूरोप में भी ऐसे हो रहा है। इंग्लैंड, जर्मनी, जो छोटे टाउन्स है वहाँ से निकल निकल के लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं, अमीर शहरों में जा रहे हैं, क्योंकि सारी वेल्थ यहीं पर है और स्पेंडिंग पावर इन्हीं शहरों में है। और ये सारे शहर ही विदाउट एक्सेप्शन काफ़ी एक्सपेंसिव है। इंडिया में बैंगलोर बहुत एक्सपेंसिव है, दिल्ली बहुत एक्सपेंसिव है, टोरंटो बहुत एक्सपेंसिव है कनाडा में, न्यूयॉर्क बहुत एक्सपेंसिव है, लंदन बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जगहें एक्सपेंसिव इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो वहाँ की वेल्थ है उसके लिए कंपटीशन बहुत हाई है, क्योंकि लोग वहाँ सारे आ रहे हैं। और इन सब शहरों में क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग आके सेम चीज़ों के लिए compete कर रहे हैं, सेम जॉब्स के लिए, सेम हाउसेस के लिए, सेम बिजनेसेस के लिए, तो यहाँ पे प्राइजेस बढ़ते 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 चले जा रहे हैं। वेल्थ को यूज़ करने के लिए हम पैसे देते हैं, ये पैसे अमीरों के पास जाते हैं, वेल्थ ओनर्स के पास। और वेल्थ ओनर्स के पास अब यही एक रास्ता है कि वो और चीज़ें खरीदें, तो वो हर जगह चीज़ें खरीदने लगते हैं और हर जगह एसेट्स के प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। दिस इज द रिकैप ऑफ द वीडियो। जब वेल्थ इनक्वालिटी हाई होती है तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं फ्रॉम द पुअर टू द रिच और फ्रॉम द नॉर्मल वर्किंग क्लास टू द वेल्दी एसेट ओनर्स। स्पेंडिंग बहुत कम होती है, लोग सेव करना चाहते हैं। जो वेल्थ ओनर्स हैं उनके पास ना सिर्फ वेल्थ है बल्कि प्रोडक्टिव कैपिटल भी होता है, जैसे कि मशीन्स या इंक्रीजिंगली आज के दिनों में एआई। तो उनको वर्कर्स की ज़रूरत और कम से कम पड़ने लगती है, इसलिए वेजेस और कम से कम होती जाती है। एवरी वन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, लेकिन देर इज़ नॉट मच वर्क टू गो अराउंड, वेजेस लो हैं।
जो रिच हैं, जिनके पास ये कैपिटल आ रहा है, वो इस कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, क्योंकि स्पेंडिंग नहीं हो रही है तो बाकी जगह इन्वेस्टमेंट की स्कोप नहीं है. दे बाय एसेट्स और इसलिए एसेट प्राइसेस बिकम रियली हाई. Industries are concentrated to what the rich want, but people are also forced to be concentrated to where the rich are. Poor people are forced to flood to where the rich are. The places where the rich aren't become really economically deprived. The places where the rich do live, they become very expensive. Things like rents and houses become very high. And because of the accelerated nature of these transfer payments, these things keep becoming worse year after year. Okay, so this marks the end of this slightly depressive video, but हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि ये वेल्थ इनइक्वालिटी क्यों एक सेंट्रल प्रॉब्लम है, और वेल्थ इनइक्वालिटी को टारगेट करके ही हम रियल इकोनॉमिक चेंज लेकर के आ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं और भी ऐसी वीडियोस फ्यूचर में डालते रहूँगा. थैंक यू.